हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो गाइज मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखा रहा था। तो आज अपनी 5th नंबर की क्लास है। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो क्लासेज जरूर देख लीजिएगा, आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो आज की स्टोरी का टाइटल है एन आंट एंड है ग्रास सोफर। ग्रास सोफर का मतलब होता है टिड्डा या झिंगूर। ग्रासहोफर का मतलब क्या होता है? टिड्डा या झिंगूर। और आंट का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, इसका मतलब होता है चींटी। और एक बार मुझे ये बता दीजिएगा AUNT, इस आंट का मतलब क्या होता है? चाची। तो दोनों स्पेलिंग्स में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोनाउंस सेम होता है, ठीक है। ANT आंट, आंट का मतलब क्या होता है? चींटी। AUNT आंट, आंट का मतलब क्या होता है? चाची। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। आपको सभी को पता है कि जो आपका लेवल है अभी बिल्कुल मैं जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे इंक्रीज करने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। देखिए भाई, ए लेजी ग्रासहोफर laughed at a little ant as she was always busy gathering food। ठीक है, अभी एक एक वर्ड का मैं आपको अर्थ बताने वाला हूँ। ए लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। ग्रासहोफर का मतलब झिंगूर। लाफ्ड यानी हंसा, यानी सेकंड फॉर्म है लाभ की, लाफ्ड। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? एक आलसी टिड्डा हंसा, एट यानी पर, ए लिटल यानी एक छोटी, आंट यानी चींटी पर। एक आलसी टिड्डा एक छोटी चींटी के ऊपर हंसा। एज सी वोज ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। वीजी, वीजी का मतलब होता है व्यस्त। गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। फूड यानी भोजन, वह हमेशा अपना भोजन इकट्ठा करने में बिजी रहती थी। भाई यहाँ पे वो जा रहा है और यहाँ पे ING फॉर्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे, वाई, क्यों, आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन आपको दिख रहा होगा कि क्या पूछ रहा है वो, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो या कर रही हो। यहाँ पे चींटी की बात है ना, तो यहाँ पे क्या अर्थ निकालेंगे? वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तुम इतनी कठिन मेहनत क्यों कर रही हो। ही आस्क्ड, पूछता है। कम इनटू द सनशाइन, यानी सनशाइन का मतलब क्या होता है बेटा? साइन यानी चमक, तो इसका मिला के क्या हो जाएगा? सनशाइन का मतलब धूप। तो कम इनटू, और इनटू प्रीपोजिशन आता है तो मतलब किसके लिए आता है? जब कोई मीडियम चेंज होता है तो उसके लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कम इनटू द सनशाइन यानी धूप में आओ। एंड लिजन, लिजन का मतलब सुनो। टू माई, मेरी, मेरी का मतलब होता है खुशी या हर्ष, तो मेरी खुशियों को सुनो। बट द आंट वेंट ऑन हर वर्क, ऑन का मतलब होता है पर, एट का मतलब भी पर होता है, लेकिन वो बड़े छोटे स्थान के लिए किस प्रकार से यूज करेंगे तो वो आपको पता होगा। वट द आंट वेंट, वेंट यानी गई, गो की सेकंड फॉर्म है भाई वेंट। और कौन सा टेंस यूज हुआ है यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। बट द आंट वेंट ऑन हर वर्क, लेकिन चींटी अपने काम पर चली गई। सी सेड, उसने कहा। सी सेड का मतलब क्या होता है? उसने कहा। अब वह कहीं ऐसा अर्थ नहीं होगा, उसने कहा। आई एम लेइंग इन ए स्टोर फॉर द विंटर, यानी वो क्या बोल रही है? सर्दी के लिए। विंटर का मतलब क्या होता है बेटा? सर्दी। सर्दी के लिए मैं एक दुकान में लेटी हूँ, मतलब दुकान के लिए बोल रही है कि मैं सर्दियों के अंदर दुकान में लेटी रहूंगी। अभी पूरा मीन आपको समझ में आ जाएगा क्या बात बोल रहा है वो। सनी डेज विल नॉट, अब देखिए इसको हम ऐसे वॉन्ट बोलेंगे। कैसे बोलेंगे भाई? आपने कभी देखा होगा जो विल के साथ अगर हम इसको शॉर्ट लिखेंगे विल नॉट को, तो इस प्रकार से लिखेंगे वॉन्ट, ठीक है। आपने कभी डजेंट सुना होगा, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ, तो इस प्रकार से विल नॉट को भी हम लिख सकते हैं। सनी डेज विल नॉट लास्ट फॉर एवर, यानी फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर का मतलब के लिए, एवर यानी हमेशा के लिए। तो जो सनी डेज है यानी धूप के दिन हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। किसने बोला ऐसा? चींटी ने बोला। फिर आगे है, विंटर इज सो फार, विंटर इज सो फार यानी
जो सर्दियां हैं वो अभी दूर है। सो फार का मतलब होता है दूर। अवे यट, यट का मतलब होता है अभी तक, सर्दियां अभी तक दूर है। इस प्रकार से कौन बोला? टिड्डा बोलता है जो झिंगूर है। लाफ्ड द ग्रासहोफर बैक, यानी दोबारा से, बैक का मतलब होता है दोबारा से, झिंगूर हंसा, यानी चींटी के ऊपर दोबारा से उसने हंसा। तो देखिएगा जो ये झिंगूर भाई साहब है आराम से यहाँ पे गाना वगैरह गाता है, और ये चींटी जो मेहनत करती रहती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर धूप नहीं रहती है इसलिए वो गैदरिंग करती रहती है फूड का। आगे एंड और व्हेन द विंटर केम, और सर्दियां आ गई। कम की कौन सी फॉर्म है बेटा? ये कम की कौन सी फॉर्म है? सेकंड, कम केम कम। और गाइज मैं आपको पहले बता दिया था, यानी पहली क्लास में बता दिया था कि जो इंग्लिश का ट्रांसलेट करते हैं हिंदी के अंदर, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद में आपको क्या लाना है? ऑब्जेक्ट लाना है। ये हिंदी की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपको क्या करना होता है? जो मेन वर्ब होती है, जो एक्शन होती है उसको बोलना है। देन उसके बाद में जो टाइम दिखाती है उसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है हिंदी ट्रांसलेट के लिए। और गाइज वहां तक पढ़ना है जहां तक या तो कोई कंजक्शन नहीं दे रखा हो, या फिर कोमा नहीं दे रखा हो, या फिर फुल स्टॉप नहीं दे रखा हो, वहां तक आपको सेंटेंस अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है भाई? और भाई समझ में आ रहा है ना? तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा मुझे। द आंट सेटल्ड डाउन इन हर संग हाउस। देखिए संग हाउस का मतलब होता है आरामदायक, यानी जो बिल्कुल आराम से वहाँ पे बैठने उठने की व्यवस्था रहती है। तो संग हाउस, हर यानी उसका, ये एडजेक्टिव है बेटा। हर संग हाउस यानी अपने घर में, इनका मतलब क्या होता है? में। द आंट सेटल्ड डाउन इन हर संग हाउस, तो इसका मीन क्या हो जाएगा? जो चींटी थी, तो चींटी अपने आरामदायक घर में बैठ गई। सेटल्ड का मतलब क्या होता है? बैठ जाना। सी वह हैड प्लेंटी ऑफ फूड टू लास्ट द होल। होल का मतलब क्या होता है? पूर्ण या पूरा। विंटर यानी सर्दी। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, यानी बहुत सारा। तो उसके पास देखिए यहाँ पे हैड आया है, और आपको पता होगा जो है होता है वो पोजीशन दिखाने के लिए होता है, तो उसकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करे हैं। सी हैड प्लेंटी ऑफ फूड, यानी उसके पास बहुत सारा भोजन था या पर्याप्त भोजन था। टू लास्ट द होल विंटर, यानी उसके पास पूरी सर्दी रहने के लिए भरपूर भोजन था, पर्याप्त भोजन था। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। द ग्रासहोफर हैड नथिंग टू इट, सो नथिंग यानी कुछ नहीं, नथिंग यानी कुछ नहीं। ग्रासहोफर यानी झिंगुर के पास कुछ नहीं था, किसके लिए? खाने के लिए। ही वेंट टू द आंट, वह चींटी के पास गया। और ये टू प्रीपोजिशन आया है ना, वो क्या दिखाता है बेटा? डेस्टिनेशन दिखाता है, भाई कहाँ पे जा रहा है, की ओर। इस प्रकार से आपको पढ़ाया होगा मैं। फिर आगे है एंड और बेग्ड। बेग्ड का मतलब होता है मांगना। बेग की सेकंड फॉर्म है बेग्ड, यानी मांगा। हर यानी उससे। फॉर ए लिटल कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मकई, यानी जो मक्का होता है, या फिर इसी को बोल देते हैं कॉर्न का मतलब होता है पकी हुई फसल। तो उसने छोटी चींटी से क्या मांगा? थोड़ा बहुत कॉर्न मांगा, मकई मांगा। नो नहीं, रिप्लाइड द आंट, यानी चींटी ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया। यू लाफ्ड एट मी, यानी तुम मुझ पर हंसते थे। एट मी व्हेन, जब। आई वर्कड, यानी मैं कार्य करती थी। तो वो उसको अब जवाब दे रही है कि जब मैं काम करती थी तब आप मुझ पर हंसते थे। इसके बाद में है यू, यू यानी आप या तुम। देखिए यू का दो मीन होता है। बड़ों के लिए हम इसका मीन निकालेंगे आप, और छोटों के लिए हम क्या निकालेंगे? तुम। ठीक है। यू योर सेल्फ, यानी आप। योर सेल्फ यानी स्वयं या खुद। सेंग यानी गाया। थ्रो द समर, यानी गर्मियों में आपने खुद से गाया। सो इसलिए यू हैड बेटर, यानी यह अच्छा होगा। बेटर का मतलब क्या होगा? अच्छा। डांस द विंटर अवे, यह अच्छा होगा कि तुम सर्दियों में डांस करके दूर भगाओ, यानी सर्दियों को क्या करो?
दूर भगाओ, यानी डांस करके जिस प्रकार से आप समर में डांस कर रहे थे ना, उसी प्रकार से आप अब सर्दियों में भी डांस करो और इसको दूर भगाओ। देखिए अवे का मतलब क्या होता है, दूर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जो मोरल है वो देखिए, आइडलनेस इज ए कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। आप बोलते हो ना मैं तुझे श्राप देता हूं, तो इसी प्रकार से बेटा कर्स का मतलब होता है अभिशाप। तो आलस्य एक अभिशाप है। आइडलनेस का मतलब क्या होता है, आलस्य। इज यानी है, कर्स, कर्स का मतलब क्या होता है, अभिशाप। ठीक है, और तुम्हें पता होगा जो ए एन और द, ये जो आर्टिकल होते हैं ना, इनका कोई मीन नहीं होता, बट फिर भी हम इनका मीन निकाल देते हैं। एक, ए यानी एक, एन यानी एक, बेटा इनका कोई मीन नहीं होता, बट फिर भी हम इनका मीन निकाल देते हैं। एक जनरली उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे तो एक के लिए तो वन यूज होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल का कोई मीन नहीं होता, इसलिए जनरली इनको यूज कर लिया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है। कभी आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, तो ये एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। ठीक है, फिर एडजेक्टिव में आता है डिटरमिनर्स, फिर डिटरमिनर्स का पार्ट आता है आर्टिकल। और गाइज आपकी फैमिली में अगर कोई छोटा बड़ा भाई बहन हो, 8th क्लास में हो या 10th में हो या 12th में, कोई सी भी बोर्ड क्लास में पढ़ रहा हो, तो एक बार ज़रूर बोलिएगा। अब उनके लिए मैं न्यू बैच जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो ज़रूर बोलिएगा एक बार उनको, भाई क्लास लेकर ज़रूर देखें, उनकी मैं ग्रामर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइज क्लास कैसी लगी आज की, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।